अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड था उसमें एजेंडे के नुकात पर इत्तिफाक राय हो चुका है। अब इन एजेंडे के नुकात की रोशनी में अमलन आने वाले 24 घंटों के दौरान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक हैं जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के सियासी दफ्तर जो दोहा के अंदर है वहाँ के तर्जुमान हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर और इसी तरह से जो काबुल हुकूमत के माथा चलने वाला मीडिया नेटवर्क तुलु न्यूज़ है उसने भी रिपोर्ट जारी की है। और नाज़रीन काम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इस पेश रफ्त पर खुशी का इजहार किया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि अच्छी बात है कि अब डेडलॉक ख़त्म हो रहा है, ताअत्तुल दूर हो रहा है, रुकावटें ख़त्म हो रही हैं और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमलन राउंड शुरू हो रहा है। अशरफ गनी के सदारती महल की जानिब से भी जो पेश रफ्त है इसे सराहा गया है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं काबुल हुकूमत के खिलाफ तालिबान ने ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा था। गुज़श्ता 1.5-2 हफ्तों के दौरान तालिबान के हमलों में 250 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद अशरफ गनी मजबूरन तालिबान के सामने हथियार डालने पर तैयार हुए हैं। और इत्तलात तो ये भी हैं कि अब अशरफ गनी को हटाकर अबूरी हुकूमत का सेटअप भी लाया जा रहा है जिसकी सरबराही हामिद करज़ई कर सकते हैं और अफगान तालिबान को जुनूब और मशरकी सूबे दिए जा सकते हैं। और तालिबान भी हो सकता है कि नरम रवैया दिखाएं ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो आने वाली अमरीकी इंतजामिया है वो पॉलिसियां तब्दील ना कर सकें। इसलिए अफगान तालिबान भी चाहते हैं कि वो इलाके जहां पर तालिबान की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत है उन इलाकों को अमलन तालिबान की इंतजामिया में, तालिबान के हुकूमत में दे दिया जाए। इस हवाले से नाज़रीन काम, अब बाकायदा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होने वाला है और तालिबान इसे अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं। आप जानते हैं सितंबर के अंदर इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई थी। गुज़श्ता 2-2.5 माह से तात्तुल था वो दूर हुआ है और अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट था उसके तहत अमरीकी अफवाज का इनखिला भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम कतर के खिलाफ अरबों का जो मुहासरा था वो 3 साल के बाद ख़त्म होने जा रहा है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम हैं। कतर का मुहासरा सऊदी अरब की जानिब से, मिस्र की जानिब से, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से 2017 में किया गया था। लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो यहूदी भी हैं जैरेड कोशनर, वो हंगामी तौर पर फैसला कुन दौरे के लिए सऊदी अरब और कतर पहुंचे हैं जहां पर वो आला हुकाम से, बादशाहों से, मोहम्मद बिन सलमान से, तमीम हमसानी से मुलाकात करके दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं। सऊदी अरब और कतर की सुलह हो रही है और इस हवाले से अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है कि आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि खलीज के अंदर जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो जाए, मुहासरा ख़त्म हो जाए ताकि इसराइल को तस्लीम करने का जो ट्रंप का मंसूबा है वो भी पूरा हो सके। नाज़रीन काम, जैरेड कोशनर मोहम्मद बिन सलमान को भी कायल कर रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करें और इसराइल के साथ एलानिया मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की तरह दोस्ती का ऐलान कर दें। इस हवाले से नाज़रीन काम, आने वाले 2-3 रोज़ में बड़े फैसले हो सकते हैं। सऊदी अरब की जानिब से एलानिया इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है और कतर का मुहासरा भी ख़त्म हो सकता है। अच्छी बात है, गल्फ़ के ममालिक आपस में एक हो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन काम सऊदी अरब को और इसी तरह से कतर को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। बहरीन ने और UAE ने जो गलती की है, अगर ये ममालिक भी गलतियाँ करेंगे तो फिर इनका नुकसान इन्हें बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा गल्फ़ के जो अमन है इसको ख़तरात लाहिक होंगे और ग्रेटर इसराइल का जो यहूदियों का मंसूबा है वो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अगर जो बाइडन को जीत फातेह करार दिया जा रहा है, उसकी जीत का ऐलान किया जा रहा है और ट्रंप ने कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, 2024 में फिर बड़ा मुकाबला करूंगा और जो बाइडन को शिकस्त दूंगा और
دوبارہ سے وائٹ ہاؤس کا کنٹرول حاصل کر لوں گا۔ اس حوالے سے کل ناظرین کرام ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ $170 ملین باقاعدہ رقم بھی ٹرمپ نے فنڈنگ کے ذریعے سے، چندہ کے ذریعے سے اور جو امدادی جو کمپین ہے اس کے ذریعے سے حاصل کر لی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بھارتی فوجی نے کپواڑہ کے علاقے میں خودکشی کر لی ہے۔ رواں سال اب تک 60 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں۔ مجاہدین کے حملوں کا خوف ہے، بھارتی فوج میں مراعات نہیں ملتی ہیں اور ذہنی ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے بھارتی فوجی خودکشیاں کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی غاصب درندہ فوج کی جانب سے مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کے اندر خواتین کے خلاف مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے اور چھیڑخانیوں کے واقعات ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اب ایک بھارتی فوجی کو اسی حوالے سے پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ ایسے میں کشمیری فریڈم فائٹرز کے لیے، مجاہدین کے لیے اور عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائیں اور فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند شروع کریں تاکہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی وہ حفاظت کر سکیں اور بھارتی فوج کو مقبوضہ کشمیر سے نکال سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل میں جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ناظرین کرام بی جے پی کی جانب سے پیسوں کے ذریعے سے ووٹ خریدے گئے ہیں اور انتہائی کم تعداد میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ٹرن آؤٹ محض 1% سے بھی کم رہا ہے اور جو ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ بھی پیسوں کے عوض بی جے پی نے خریدے ہیں۔ تازہ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ 8 روز سے دلی کا محاصرہ جاری ہے اور دلی کے اندر آمد و رفت، معمولات زندگی، کاروبار سب کچھ بند ہو کر رہ گیا ہے۔ فلائٹوں کی بندش سے بھارت کو اربوں روپے کا 8 دنوں میں نقصان ہو چکا ہے۔ کسانوں کے ساتھ مودی حکومت کے مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں، ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اب کسانوں کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلایا جائے، اجلاس بلایا جائے، اس میں مودی کی جانب سے کسانوں کے خلاف منظور کیے گئے کالے قوانین کو واپس لیا جائے، ورنہ کسان چاہے انہیں 1 ماہ یا 1 سال بھی رہنا پڑا تو دلی کے اندر وہ رہیں گے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ناظرین کرام مختلف ریاستوں سے کسانوں کے قافلے جو دلی کے اندر احتجاج جاری ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کسانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو جنوری کے اندر دورہ بھارت کی دعوت دی گئی ہے اور یہ نریندر مودی نے فون پر ان کو دعوت دی تھی تاکہ وہ بھارت کے قومی دن کے موقع پر شرکت کریں۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر بھارت پراکسی وار کو ہوا دے رہا ہے اور شدت پسندانہ نظریات کو چھپانے کے لیے کشمیر سے مظالم جو ہو رہے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب بیرونی ممالک کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ اسلحے خریداری کے معاہدے کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں چائنا بھارت کے خلاف واٹر بم کا استعمال کر رہا ہے۔ چائنا بھارت کے مشہور دریا جس سے بھارت کی ریاست اروناچل پردیش، آسام، منی پور اور دیگر ریاستیں سیراب ہوتی ہیں، اس دریا پر بڑا ڈیم بنا کر بھارت کے پانی کو روک رہا ہے۔ اس پر بھارت کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی فوج کے خفیہ اداروں نے، خفیہ اہلکاروں نے باقاعدہ مودی کو وارننگ دی ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے اور یہ ڈیم بنانے سے روکا جائے۔ اگر چائنا نے یہ ڈیم بنا لیا تو اس سے بھارت کی 7 مشرقی ریاستیں ٹوٹ جائیں گی اور بآسانی چائنا کے کنٹرول میں چلی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام چائنا اور بھارت کے درمیان لداخ کے معاملے پر تنازع برقرار ہے اور لداخ کا پورا علاقہ چائنا کے کنٹرول میں جا رہا ہے۔ خفیہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، چینی جہاز باقاعدہ بھارت کی ایئر اسپیس میں داخل ہو رہے ہیں اور بھارتی فوج کو للکار رہے ہیں۔ اطلاعات ناظرین کرام یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت پہلی بار 2018 کے بعد بھارت نے کی تھی، جس میں چائنا کی جانب سے بھارت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور کہا ہے چین کے حکام نے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے یہی رپورٹ دی ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں یہ رپورٹیں نشر ہو چکی ہیں کہ چائنا محض مذاکرات تو کرتا ہے بھارت کے ساتھ، لیکن دوسری جانب ملٹری جو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے اور بھارتی علاقوں پر ایک طرف سے قبضہ ہو رہا ہے، دوسری طرف سے مذاکرات کے راؤنڈ بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین،
नाज़रीन जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के आला हुक्काम से अमरीकी वफद ने मुलाकात की है। शाम के मामले पर डिस्कशन हुई है, बहस हुई है। अमरीकी फ़ौज चाहती है, अमरीका चाहता है कि शाम के अंदर तुर्की जो कंट्रोल हासिल कर रहा है इससे अमरीका को भी फ़ायदा पहुँचे, लेकिन तुर्की ने कहा है कि शाम के अंदर मुहाजिरीन की वापसी के लिए तुर्की ऑपरेशन कर रहा है। कुछ बागियों के खिलाफ तुर्की की कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अमरीका कुछ बागियों की सपोर्ट बंद कर दे वरना अमरीका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही है कि तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान के अंदर तामीरात नौ का सिलसिला भी जारी है और आज़रबाईजान के लोगों की मदद के लिए बाकायदा इमदादी काफ़िले भी तुर्की से रवाना किए जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि कोरोना वबा के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ मग़रिब और यूरोप में दुश्मनी में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन तुर्की इस्लामोफोबिया के हवाले से जो वाक़यात हैं इसके ख़िलाफ़ काम करता रहेगा और यूरोप और मग़रिब के सामने रुकावट बनेगा और मुसलमानों की हिमायत जारी रखी जाएगी। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर एक मरतबा फिर बड़ा सियासी बहरान पैदा हो चुका है। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे के हवाले से बाकायदा करारदाद और बिल मंजूर कर लिया गया है। ब्लू एंड वाइट पार्टी ने इत्तेहाद किया था नेतन्याहू के साथ, लेकिन नेतन्याहू वादों पर कायम नहीं रहे। करप्शन के मुकदमात की वजह से, मुजाहिरों की वजह से ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह बेनी गेंट्स ने यह करारदाद और बिल पेश किए हैं कैनेसेट के अंदर, इसराइली पार्लियामेंट के अंदर, कि इसराइली पार्लियामेंट को तहलील किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब नाज़रीन एक साल के दौरान चौथी बार इलेक्शन के जो मंजर है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है और यूँ इसराइल सियासी तौर पर तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से $1 अरब से ज़ायद का जो टैक्स बनता था वो फ़लस्तीनी हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन फ़लस्तीनियों पर यहूदियों के मज़ालिम का सिलसिला भी जारी है और मुसलमानों के घरों पर, ज़मीनों पर कब्जा यहूदी करते जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन अमरीकी कांग्रेस के अंदर बाकायदा कांग्रेस के अराकीन ने मुत्तहिदा अरब इमारात को $23 अरब का अमरीका जो असलहा फ़रोख्त कर रहा है इस डील को रुकवाने के लिए बिल लाया जा रहा है और कांग्रेस के अराकीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को असलहा अमरीका फ़रोख्त करके दरअसल शिद्दत पसंदों को असलहा देना चाहता है जो यमन के अंदर निहत्ते लोगों पर, लीबिया के अंदर निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल होगा। लिहाजा यूएई को $23 अरब का असलहा अमरीका फ़रोख्त ना करे और कांग्रेस इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। आप जानते हैं नाज़रीन मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया था और F-35 तैयारे अमरीका से ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन अब ये यूएई की ये कोशिशें भी अब एक तरह से नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन अमरीका के एक इंतहाई आला सतही फ़ौजी वफ़द ने दौरा किया है कतर का और कतर के साथ अस्करी शोबों में ताउन पर नए मुआहदे कर लिए गए हैं और कतर को अमरीका की जानिब से असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे हुए हैं। बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इसराइली मज़ालिम बढ़ रहे हैं, लिहाजा फ़लस्तीनियों की हिमायत की जाए और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी इसराइल के खिलाफ बाकायदा अराकीन करारदादे ला रहे हैं, बयान दे रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये फ़्रांस से, यमन से और ट्यूनिस से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि फ्रांस की जानिब से कहा गया है कि ईरान के साथ जौहरी डील को बहाल किया जाए, अमरीकी पाबंदियां, ट्रंप की पाबंदियों को ख़त्म किया जाए ताकि खित्ते के अंदर बदअमनी ना बढ़े। इसके अलावा इत्तला सामने आ रही हैं कि फ्रांस की जानिब से हूसियों का जो हमला हुआ था सऊदी अरामको पर, इसकी मजम्मत भी की गई है, जबकि यमन के अंदर 2 मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर धमाकों के अंदर 11 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन 10 माह से 14 भारतीय यमन के अंदर कैद थे, उनको भी रिहा कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन ट्यूनिस से खबर यह है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंजीनियर्स की तनख्वाहें कम हैं, इसके लिए वहां पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इथोपिया से और लबनान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इथोपियन हुकूमत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आर्जी मुआहिदा किया है कि तिगराई कबाइल के खिलाफ जो हुकूमत के ऑपरेशन जारी है जिसमें हज़ारों लोग मुतासर हुए हैं और सैकड़ों लोग इसमें मारे भी गए हैं, अब वहाँ पर इमदादी काम को शुरू किया जाए, इसके लिए इजाज़त
دی گئی ہے اقوام متحدہ کو اور امدادی کام شروع کر دیے گئے ہیں۔ 40,000 سے زائد ایتھوپین لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے جو سوڈان پہنچے ہیں، اور اس وقت بھی جو تغرائی شمال کے اندر علاقہ ہے ان کے وہاں پر حکومت اور مسلح جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ نے وارننگ دی ہے 2021 کے اندر آدھا لبنان غریب ہو جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر معاشی حالات کو بہتر کیا جائے، جبکہ ناظرین کرام کرپشن کی وجہ سے وہاں کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جوڈیشری کے اندر اور اسی طرح سے حکومتی اور دیگر فوجی اداروں کے اندر بڑے پیمانے پر کرپشن کی جاتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرا آگے اور غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔